तो अब हम शुरू करते हैं एक नया यूनिट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देखो, हमने जब 12th क्लास की फिजिक्स पढ़नी शुरू करी तो हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी। बेसिकली हमने पढ़ा था चार्ज जो कि रेस्ट पे था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। फिर हम लोगों ने उस चार्ज को मूव कराना शुरू किया और उसकी वजह से प्रोड्यूस्ड करंट के बारे में स्टडी करी, है ना। करंट, रेजिस्टेंस वगैरह की हमने यूनिट सेकंड के अंदर स्टडी करी। फिर उस करंट का यूज करते हुए हम लोगों ने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट को पढ़ा, है ना। जिसमें हमने पढ़ा था भी करंट जब वायर में फ्लो करता है तो अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। क्लियर। और उसके हमने बहुत सारे इफेक्ट्स भी देखे, स्पेशल केसेस भी देखे। अब हम लोग पढ़ रहे हैं कि भाई मैग्नेटिक फील्ड क्या करंट प्रोड्यूस कर सकती है। ये तो हमने देखा था कि करंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकती है, लेकिन अब हम पढ़ेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड कुछ सिचुएशन में करंट भी प्रोड्यूस कर सकती है। यानी एक तरफ मैग्नेटिज्म होगा, एक तरफ मैग्नेटिक इफेक्ट होगा और एक तरफ इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। ठीक है। मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रिक इफेक्ट का प्रोड्यूस होना, ये है हमारे इस फोर्थ यूनिट मतलब कि जो हम 12th क्लास की जो फोर्थ यूनिट है हमारी, फोर्थ यूनिट है, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सो यूनिट 4 इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये है हमारी यूनिट 4 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। नाम से मालूम पड़ रहा है मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रिक इफेक्ट का प्रोड्यूस होना। तो शुरू करते हैं हम लोग। पहले इंटरेस्टिंग से एक्सपेरिमेंट देखेंगे फेराडे के। बड़े ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है फेराडे के। और फेराडे जो है ना ग्रेट एक्सपेरिमेंटलिस्ट हुआ है हम लोगों के साइंस में, खासकर फिजिक्स में, और इसने केमिस्ट्री में भी काम किया। ठीक है। फेराडे वाज अ वेरी हम्बल एंड वेरी he belonged to a very poor family। बहुत गरीब परिवार से वो संबंध रखता था। he was very poor, he had many brother and sister। और उसका जो फादर था वो उनको अफोर्ड नहीं कर सकता था उन सबको पढ़ाना। एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगा, बड़ी इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा आपको सुनने में, और एक आप लोगों को एक मोरल ऑफ द स्टोरी भी मिलेगा। तो स्टोरी ये है फेराडे की, माइकल फेराडे की, कि उसको बहुत छोटी एज में उसके फादर ने स्कूल से हटा करके और कहा बेटा तू कुछ काम वाम कर ले, कुछ पैसे कमा ले, घर में भी कुछ हेल्प मिलेगी, है ना, तुम्हारे इतने सारे भाई बहन हैं। इंग्लैंड की स्टोरी है। सो हिज फादर वाज अ ब्लैक स्मिथ, लोहार था, और उसने पढ़ाई छुड़वा करके माइकल फेराडे को जो है काम पे लगा दिया। और माइकल फेराडे को देखो काम क्या मिला, वो एक बुक बाइंडिंग की शॉप में, जहाँ पर बुक बाइंडिंग होती थी, वहाँ पर वो जो है बुक बाइंडिंग का काम सीख के बुक बाइंडिंग करने लगा। और वो बुक बाइंडिंग करने के साथ साथ वो बुक्स को पढ़ता भी था, है ना। ऐसा नहीं हुआ कि बुक्स पढ़ के वो बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन गया, नहीं, लेकिन वो बुक पढ़ता भी था, उसका काफ़ी इंटरेस्ट था। तो एक बार क्या हुआ कि एक जो ओनर था बुक शॉप का, जो ओनर था बुक बाइंडिंग शॉप का जो ओनर था, उसको किसी ने जो है शो की टिकट्स दी। उस जमाने में जो साइंटिस्ट होते थे ना, वो एक शो रखते थे ताकि पब्लिक आकर के उनके शो को देखे। उससे वो कुछ पैसे भी रेज कर लेते थे, अपनी साइंस की डिस्कवरीज के बारे में भी लोगों को बता देते थे। तो इस टाइप का उस जमाने में माहौल था। तो हम्फ्री डेवी, है ना, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, हम्फ्री डेवी नाम का एक साइंटिस्ट हुआ है, और उसका एक डेवी सेफ्टी लैंप भी उसने डिस्कवर किया। हम्फ्री डेवीज सेफ्टी लैंप। डेवी सेफ्टी लैंप एक उसकी थोड़ी सी स्टोरी अलग है, उसको फिर कभी किसी दिन डिस्कस करेंगे। सो हम्फ्री डेवी का लेक्चर हुआ, और हम्फ्री डेवी की लेक्चर की जो टिकट्स थी वो ओनर को मिली, लेकिन ओनर ने पता नहीं उसके दिमाग में क्या आया, क्या सिचुएशन हुई, उसने माइकल फेराडे को दे दी कि भाई तू देखा, ठीक है, शायद तो कुछ सीख जाए। पता नहीं किस सिचुएशन में उसको उसने टिकट्स दे दी, शायद किस्मत उसको बुला रही थी, माइकल फेराडे की किस्मत उसको बुला रही थी। तो वो टिकट्स, दोज 2 टिकट्स वर द टिकट्स टू द फ्यूचर। एक तरीके से उसकी किस्मत का ताला खोलने वाली टिकट्स थी वो। तो हम्फ्री डेवी के शो में गया
हम्फ्री डेवी ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स दिखाए, बड़े अजीबोगरीब तरीके से लोगों को मतलब अट्रैक्ट करने के लिए, लोगों को सरप्राइज करने के लिए, लोगों को साइंस की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, अपने शो को कामयाब बनाने के लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करे। लोग बड़े तालियां बजा रहे थे हम्फ्री डेवी के एक्सपेरिमेंट्स को देख के। और माइकल फैराडे साइड में बैठ करके वो जो एक्सपेरिमेंट्स बता रहा था ना, जो कुछ भी करके दिखा रहा था स्टेज के ऊपर, वो सब बड़े अच्छे से ही वॉज नोटिंग देम डाउन। बड़े अच्छे से, बड़ी सुंदर सुंदर राइटिंग में उसने कॉपी में लिखना शुरू किया। उसके डायग्राम्स, उसके एक्सपेरिमेंटल सेटअप, उसकी ऑब्जर्वेशंस, ये सारी बातें उसने जो है ना लिखनी शुरू कर दी। 2-3 दिन वो शो चला। उसने, माइकल फैराडे ने बड़े सुंदर सुंदर राइटिंग में उसने लिखा जैसा उसको समझ में आया, और लास्ट में उसने उसको बहुत सुंदर उसकी बाइंडिंग कर दी, क्योंकि बाइंडिंग का काम तो उसको आता ही था ना। तो उसने बहुत सुंदर उसकी बाइंडिंग करी उन नोट्स की, है ना, उन नोट्स की जो उसने खुद बनाए थे उस लेक्चर हॉल में बैठ करके। उन्हें बहुत सुंदर बाइंडिंग करके लास्ट दिन हम्फ्री डेवी को उसने गिफ्ट करने के लिए पहुंचा। और हम्फ्री डेवी देख करके बहुत ही सरप्राइज हो गया कि भाई ये बच्चा कौन है, उसने ऐसे सुंदर राइटिंग में इतनी सुंदर बाइंडिंग के साथ एक मेरे नोट्स को उसने बनाया है। उसने पूछा बेटा क्या करता है, तो उसने कहा सर ऐसे ऐसे मैं तो एक बुक शॉप में बुक बाइंडिंग का काम करता हूँ, बहुत पुअर फैमिली से हूँ वगैरह वगैरह। उसने पूछा भाई तेरे को कितने पैसे मिलते हैं, तो उसने बताया इतने मिलते हैं। तो हम्फ्री डेवी ने कहा मैं तेरे को डबल दूंगा, तो मेरे साथ मेरे लैब में मेरी हेल्प करना, है ना। मेरे अपैरेटस वगैरह होता है ना, केमिस्ट्री के अपैरेटस को, कोनिकल फ्लास्क, ब्यूरेट, पिपेट वगैरह, इनको तो साफ करते रहना, टेस्ट ट्यूब्स को साफ करते रहना, मेरी लैब को मैनेज रखना, ठीक है, बस तू इतना काम कर लेना, मैं तेरे को डबल पैसे दूंगा। तो माइकल फैराडे तो उसके साथ चला गया उसके लैब में। ही वॉज केमिस्ट। हम्फ्री डेवी तो माना हुआ केमिस्ट रहा है ना। उसकी पढ़ा लिखा आदमी था, नोबल फैमिली से था। ही वॉज फ्रॉम अ नोबल फैमिली, मतलब बहुत अमीर फैमिली से था। एंड और माइकल फैराडे बहुत पुअर फैमिली से था। और इंग्लैंड में ना उस जमाने में आज भी रिच और पुअर डिवाइड कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ कास्ट सिस्टम है ना, वहाँ पर जो है रिच पुअर डिवाइड है। रिच रहता है, पुअर रहता है, और उनके बीच में कोई इंटरेक्शन ज़्यादा नहीं होता। रिच अपने आप को जो है ना पुअर से ऊपर मानते हैं, उनके साथ इंटरेक्शन नहीं करते हैं और वो दूर रखते हैं। लेकिन हम्फ्री डेवी की उदारता थी, हम्फ्री डेवी की ग्रेटनेस थी कि उसने माइकल फैराडे को अपने साथ लेके गया, उसके साथ अपने साथ लैब में रखा। और माइकल फैराडे इतना टैलेंटेड था कि जितने भी एक्सपेरिमेंट हम्फ्री डेवी करता था ना, उसका कंट्रीब्यूशन, माइकल फैराडे का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा होता था। और वो धीरे धीरे इससे करते करते एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स और केमिस्ट्री में इतना माहिर हो गया कि वो अपने नए एक्सपेरिमेंट्स करने लगा। और जब लास्ट में जब हम्फ्री डेवी रिटायर हुआ ना, तो हम्फ्री डेवी की जगह पर, सीट पर लोगों ने, दूसरे प्रोफेसर्स वगैरह ने कहा माइकल फैराडे इज द मोस्ट एलिजिबल पर्सन टू टेक हिज चेयर। माइकल फैराडे सबसे उपयुक्त आदमी है जो हम्फ्री डेवी की जगह पर बैठ सकता है। तो देखो किस तरीके से बेचारा अनपढ़ सा बच्चा एक बहुत बड़े कॉलेज में, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी के अंदर केमिस्ट्री डिपार्टमेंट का उस डिपार्टमेंट का हेड बन गया, जो हम्फ्री डेवी के पास था। और हम्फ्री डेवी का एक एक्सपेरिमेंट ही है, लेकिन माइकल फैराडे के दुनिया भर के एक्सपेरिमेंट्स हैं जो हमारी बुक्स के अंदर है, केमिस्ट्री के अंदर भी, फिजिक्स के अंदर भी। अभी आप ऊपर उठा मुंह करके देखो, एक बार ऊपर देखो, एक फैन चल रहा है, एसी चल रहा है, फैन चल रहा होगा, एसी चल रहा होगा, कहीं पर कोई मोटर भी चल रही होगी, है ना। अगर माइकल फैराडे ना होता तो शायद ये चीज़ें हम लोगों को मिलती नहीं मिलती, कोई कह नहीं सकता। माइकल फैराडे का इन सब के ऊपर निशान है। माइकल फैराडे ने इनको डिस्कवर किया। आज जनरेटर जिसकी इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास आती है, उसका माइकल फैराडे का ही उसमें बहुत बड़ा रोल है। जितने भी गैल्वेनोमीटर हमने पढ़े, जितने भी हमने मोटर्स गैल्वेनोमीटर पढ़े, टॉर्क वाला एक्सपेरिमेंट हमने पढ़ा था, फिर हम जनरेटर के बारे में पढ़ेंगे, हम फैंस के बारे में हम जानते हैं, ये सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का ही पार्ट है। और इसमें माइकल फैराडे का ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन रहा। सो सच वाज द ग्रेटनेस ऑफ माइकल फैराडे। और वो बहुत ही हम्बल था, बिकॉज ही वॉज फ्रॉम अ वेरी पुअर फैमिली, लेकिन उसने अपनी इतना प्रोफेसर बनने के बाद भी उसने अपनी ग्रेटनेस को नहीं छोड़ा। आज
फिजिक्स में अगर सबसे ग्रेट एक्सपेरिमेंटल साइंटिस्ट का नाम अगर आता है ना, तो सबसे ऊपर माइकल फैराडे का ही नाम है। एक्सपेरिमेंटल साइंटिस्ट जो एक्सपेरिमेंट्स कर करके नई नई चीज़ें खोजते हैं। माइकल फैराडे का जो कंट्रीब्यूशन केमिस्ट्री के अंदर इलेक्ट्रोलिसिस में भी है, इलेक्ट्रोलिसिस में। और हमने चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाई थी ना, याद है? चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाई थी जो पॉजिटिव चार्ज से निकल के नेगेटिव चार्ज पे जाती हैं, है ना? वो डिस्कवरी भी माइकल फैराडे की है। फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डिस्कवरी माइकल फैराडे की ही है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में माइकल फैराडे ने एक जो है फैराडे केज भी बनाया, एक केज, एक पिंजरा, है ना? उसके नाम से एक पिंजरा भी है। और उस पिंजरे की खास बात क्या है कि उसमें बैठा हुआ आदमी अगर उस पर मान लो अगर बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज उस पर लगाई जाए तो अंदर बैठे हुए आदमी को करंट नहीं लगता। इसे कहते हैं फैराडे केज, है ना? इसलिए कहा जाता है कि अगर बिजली चमक रही हो तो कभी भी किसी पेड़ के नीचे मत खड़े हो, गाड़ी के अंदर बैठे रहो, बिकॉज गाड़ी मेटल की होती है एंड दैट गाड़ी, दैट व्हीकल बिहेव्स एज अ फैराडे केज। वो फैराडे केज की तरह ही काम करता है। बेशक उस पर बिजली गिरे, थंडरबोल्ट्स गिरे, कितनी हाई वोल्टेज लगा लो, अंदर बैठे हुए आदमी को कोई असर नहीं होगा। तो फैराडे केज भी फैराडा के नाम से ही है। और हमने पढ़ा भी था कैपेसिटेंस की यूनिट फैराडे के ओनर में फैराड कही जाती है ना? और 1 फैराडे भी हम लोग जानते हैं, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि चार्ज की वो क्वांटिटी होती है ना, याद होगा। तो माइकल फैराडे की ही एक्सपेरिमेंट मैं आपको बताने वाला हूँ। माइकल फैराडे के ये जो एक्सपेरिमेंट्स हैं आपने 10th क्लास में भी पढ़े हैं, लेकिन एक बार फिर से वो रिविजिट करते हैं और मज़ा आएगा उसको समझते हुए, करते हुए। तो क्या थे एक्सपेरिमेंट्स, देखो। तो फैराडे के एक्सपेरिमेंट्स, फैराडेज एक्सपेरिमेंट। फिर हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। पहला एक्सपेरिमेंट क्या है? पहला एक्सपेरिमेंट क्या है? माइकल फैराडे ने एक कॉइल ली, इस तरीके से एक वायर की एक कॉइल बनाई, ऐसे इंसुलेटेड कॉपर वायर की कॉइल, और उसको यहाँ पर कनेक्ट कर दिया गैल्वेनोमीटर के साथ। दिस इज अ गैल्वेनोमीटर, दिस इज अनदर एंड ऑफ द गैल्वेनोमीटर। तो इन दोनों एंड्स के बीच में उसने कॉइल लगाई, coil made up of insulated copper wire. So coil made up of insulated copper wire, ठीक है? And this is a galvanometer, ये है galvanometer, ठीक है? और उसने क्या किया, उसने एक मैग्नेट लिया। दिस इज अ मैग्नेट। उसने ऐसा एक मैग्नेट लिया और मैग्नेट को जब इसके पास में लाए, मैग्नेट को कॉइल के पास में लेकर के आते हैं, देन दिस गैल्वेनोमीटर शोज डिफ्लेक्शन। गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दिखाता है। अगर पास में लाते हैं तो इस तरफ डिफ्लेक्शन दिखाता है, दूर लेके जाते हैं तो इस तरफ डिफ्लेक्शन दिखाता है, पास में लाए दूर ले गए, पास में लाए दूर ले गए। ऐसे हमारा गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करता है। अगर मैग्नेट को मूव नहीं करते, मैग्नेट को वहीं पर रेस्ट पे रखते हैं, तब गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखाता, ठीक है? सिर्फ मोशन के समय ही गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दिखाता है। अगर हम इसके मोशन को बहुत तेजी से करें, बहुत जल्दी जल्दी करें मोशन को, तो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन भी बढ़ जाता है, ठीक है? लेकिन गैल्वेनोमीटर और यानी कॉइल और मैग्नेट, कॉइल दिस इज मैग्नेट, अगर हम दोनों को ऐसे लाएं तब नहीं होता। मतलब अगर दोनों को हम लोग एक किसी मैग्नेट को भी और कॉइल को भी किसी प्लेटफॉर्म पे रख दें और प्लेटफॉर्म को ऐसे ऐसे लेके जाएंगे, तब गैल्वेनोमीटर रिफ्लेक्शन नहीं दिखाता। इसका मतलब क्या है? इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होना चाहिए। अगर मैग्नेट को वहीं पर रख दो और कॉइल को पास में लाओ,
तब भी गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दिखाता है। सो गैल्वेनोमीटर शोज डिफ्लेक्शन व्हेनेवर देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉइल एंड द मैग्नेट। क्लियर है? अच्छा, मान लो ये नॉर्थ पोल है, अगर हम एक और मैग्नेट ले आए, एक और मैग्नेट लेकर के आते हैं और दोनों के नॉर्थ को इकट्ठा करके हमने इसको बांध दिया, ऐसे जोड़ दोनों को आपस में टाई अप कर दिया, और फिर हम जो है पास में ला रहे हैं, दूर लेके जा रहे हैं, पास में लेके जा रहे हैं, दूर लेके जा रहे हैं, तो हमारे गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। क्लियर है? तो हमारे गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन और भी ज़्यादा हो जाता है। लेकिन अगर हम नॉर्थ और साउथ को पास में रखते हैं और फिर टाई अप कर देते हैं, नॉर्थ और साउथ को टाई अप करके फिर पास में लाते हैं, दूर लेके जाते हैं, पास में लाते हैं, दूर ले जाते हैं, तो डिफ्लेक्शन कम हो जाता है। इसका मतलब क्या है? स्ट्रॉन्ग मैग्नेट अगर लेंगे तो डिफ्लेक्शन ज़्यादा होता है, अगर हम वीक मैग्नेट लेते हैं तो डिफ्लेक्शन कम होता है। और याद रखो कि जब हम पास में लाते हैं मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती है, जब दूर लेके जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज करती है। पास में लाते हैं मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, दूर ले जाएंगे तब डिक्रीज करेगी, तब गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दिखाता है। अगर हम मैग्नेट को रोक के रखें तब गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन नहीं दिखाता। इसका मतलब मैग्नेट्स को दूर ले जाते समय या पास लाते समय ही डिफ्लेक्शन शो करता है। क्लियर है? आप पास में? अच्छा, एक और थी, जब हम नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज कर देंगे, नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज कर दें तो भी डिफ्लेक्शन इंक्रीज कर जाता है, और कॉइल के एरिया को बड़ा कर देंगे तो भी डिफ्लेक्शन इंक्रीज कर जाता है। बात समझ में आई? अब देखो, हमने ये हमारी कॉइल है, कॉइल का प्लेन है, ये कॉइल का प्लेन, दिस इज कॉइल, ऐसे कॉइल है, ठीक है, उसका फेस मेरी तरफ है, मैग्नेट में पास में लाना ऐसे तो डिफ्लेक्शन दिखाता है। लेकिन कॉइल के फेस में मैं मैग्नेट अगर ऐसे लेकर के आऊँ, ऐसे अगर मैग्नेट में ऐसे लेकर के आता हूँ तो डिफ्लेक्शन बहुत मामूली सा होता है या होता ही नहीं। बस नहीं कि अगर कॉइल के फेस पर मैग्नेट को मैं ऐसे लाऊं, ऐसे लेके जाऊं, ऐसे लाऊं, ऐसे लेके जाऊं, तो डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर नहीं दिखाता, यह बहुत मामूली सा डिफ्लेक्शन शो करता है। बस नहीं, इसका मतलब अच्छा, एक और काम कर सकते हो, अगर हम सोच रहे भाई एक सिंगल मैग्नेट हम ला रहे हैं ऐसे कॉइल के प्लेन के ऐसे अलोंग, तो हम सोच रहे हैं शायद मैग्नेट वीक है, हम स्ट्रॉन्ग मैग्नेट ले लें। यहाँ पर हमने स्ट्रॉन्ग मैग्नेट लिया और फिर पास में लाए, दूर ले गए, पास में लाए, दूर ले गए, तो भी डिफ्लेक्शन बहुत कम ही रहता है। अगर हम कॉइल का एरिया भी बढ़ा दें तो भी ऐसे मैग्नेट लाने से डिफ्लेक्शन पे ज़्यादा असर नहीं पड़ता। इसका मतलब किस चीज़ का असर हम कहेंगे कि ज़्यादा हो रहा है? अगर हम मैग्नेट को किस तरीके से लाते हैं तो हम देख रहे हैं डिफ्लेक्शन पे कुछ ज़्यादा असर नहीं पड़ रहा। लेकिन मैग्नेट कॉइल के फेस के ऐसे लाते हो, ऐसे लेके जाते हो तो पूरा फर्क पड़ता है। इसका मतलब, इसका एक मतलब और है कि अगर हम ज़्यादा डिफ्लेक्शन देखना चाहते हैं, डिफ्लेक्शन क्यों होगा? पहली बात तो बताओ, डिफ्लेक्शन क्यों होगा हमारे गैल्वेनोमीटर में? क्योंकि इसमें करंट फ्लो करेगा, मैग्नेट के पास में लाने, दूर ले जाने से इसके अंदर करंट फ्लो करने लग गया। बात समझ आई? अच्छा, अब दूसरी बात जो मैं पहले कह रहा था कि मैग्नेट को ऐसे लाने और दूर ले जाने से करंट बहुत कम होता है, इसे कहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, क्योंकि मैग्नेट के मोशन से करंट बन रहा है, इसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। तो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हम देख रहे हैं कि कॉइल का एरिया बढ़ा दो तो भी करंट इंक्रीज कर जाता है, मैग्नेट स्ट्रॉन्ग कर लो तो भी करंट इंक्रीज कर जाता है, और नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दोगे तो भी हमारा करंट बढ़ जाता है। लेकिन ऐसे मैग्नेट को लाते हैं तो करंट बहुत कम ही रहता है या ज़ीरो रहता है। इसका मतलब कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और इस प्लेन की डायरेक्शन का भी लेना देना है, जिसको हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल ये चीज़ क्लियर हुई कि बिकॉज ऑफ रिलेटिव मोशन बिटवीन द मैग्नेट एंड द कॉइल द गैल्वेनोमीटर शोज डिफ्लेक्शन, जिसका मतलब है कि गैल्वेनोमीटर में करंट फ्लो करता है। ये एक्सपेरिमेंट नंबर 1। दूसरा एक्सपेरिमेंट करते हैं।
दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या है? दूसरा एक्सपेरिमेंट है, दिस वाज एक्सपेरिमेंट नंबर 1। दूसरा एक्सपेरिमेंट है इस तरीके से, देयर इज अ आयरन रॉड, ये आयरन रॉड है और इसके ऊपर हमने यहां पर एक कॉइल को लपेटा है ऐसे, दिस इज अ कॉइल, और ये कॉइल बनी हुई है इंसुलेटेड कॉपर वायर, इंसुलेटेड कॉपर वायर। मतलब क्या है कि ये वायर जो है इसके ऊपर एक इंसुलेशन लगी हुई है, कॉपर वायर तो है लेकिन इसके ऊपर एक प्लास्टिक की कोटिंग है। उस वायर को हमने इस रॉड के ऊपर लपेटा है और यहां पर है गैल्वेनोमीटर। यहां पर एक और कॉइल हमने वाइंड करी है इस तरीके से, देयर इज अनदर कॉइल, और यहां पर हमने लगाई है एक बैटरी और एक की, दिस इज अ बैटरी एंड अ की। दिस इज सेकेंड एक्सपेरिमेंट। अगर हम इस की को ऑन करते हैं तब करंट फ्लो करना शुरू करेगा। याद रखो, दिस इज ऑल्सो मेड अप ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर। ठीक है, ये भी इंसुलेटेड कॉपर वायर से बनी है। इसका मतलब क्या है कि इसमें जब करंट फ्लो करेगा ना तो इस आयरन रॉड में फ्लो नहीं करेगा, करंट आयरन रॉड में कभी भी फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, तो जैसे ही हम इस की को ऑन करते हैं तब हमारा गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करता है, ऑफ करते हैं तो भी डिफ्लेक्शन शो करता है, और जब ऑन रखते हैं तब डिफ्लेक्शन नहीं होता। सिर्फ ऑन करते समय और ऑफ करते समय ही डिफ्लेक्शन होता है। क्लियर है? ऑन रखते हैं जब नहीं होता। जैसे ही हम ऑन करेंगे ना तब ये डिफ्लेक्शन दिखाएगा, ऐसे ऐसे होके ऐसे हो जाएगा। ऑन करते ही ऐसे और ऑफ करते ही ऐसे ऐसे, फटाफट झटके के साथ। इसका मतलब क्या है कि जैसे ही हम ऑन करेंगे इसमें करंट फ्लो करना शुरू करेगा। करंट फ्लो करना शुरू करेगा मतलब करंट की वैल्यू धीरे धीरे बढ़ना शुरू करेगी। धीरे धीरे कह रहा हूँ लेकिन बहुत तेजी से बढ़ेगी, बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन करंट इंक्रीज करेगा तो फील्ड भी इंक्रीज करेगी, और इंक्रीजिंग फील्ड इसमें करंट इंड्यूस करेगी। जब हम मैग्नेट को पास में ला रहे थे तभी तो यही काम हो रहा था कि जब हम मैग्नेट को पास में ला रहे थे इसमें फील्ड इंक्रीज कर रही थी। यहाँ पर जैसे हम स्विच ऑन करेंगे करंट इंक्रीज करेगा, करंट इंक्रीज करेगा तो फील्ड इंक्रीज करेगी, फील्ड इंक्रीज करेगी तो इसमें डिफ्लेक्शन आएगा। और जैसे ही हम स्विच ऑफ करेंगे, जैसे स्विच ऑफ करेंगे जो करंट है वो अचानक से घटना शुरू हो जाएगा, फील्ड भी डिक्रीज करनी शुरू करेगी, इसकी फील्ड जो है बनाएगा, और फील्ड डिक्रीज करेगी तो इसके अंदर फिर से ईएमएफ इंड्यूस होगा, यानी करंट प्रोड्यूस होगा। बस में क्लियर है? लेकिन जब हम ऑन रखते हैं, व्हेन वी कीप दिस स्विच ऑन, तब इसके अंदर करंट यूनिफॉर्म फ्लो करना शुरू कर देता है, और जो फील्ड होगी वो यूनिफॉर्म फील्ड बनेगी। यानी यूनिफॉर्म फील्ड से कुछ नहीं हो रहा। यानी जब हम स्विच ऑन रखेंगे then galvanometer does not show any deflection। ये वैसा ही है कि जब हम मैग्नेट को पास में लाके रख दें तब हमारे कॉइल में कोई करंट फ्लो नहीं करता। ऐसे ही जैसे हम जब इसको स्विच ऑन रखेंगे तब हमारा गैल्वेनोमीटर कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं करता। बात समझ में आई? ठीक है, दो एक्सपेरिमेंट्स याद रखो, फिर से कह रहा हूँ, दिस इज मेड अप ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर। इसका करंट हमारी आयरन रॉड के अंदर कभी भी नहीं जाएगा, इसका करंट हमारी आयरन रॉड में कभी भी नहीं जाएगा। कभी आप ये सोच रहे हो कि शायद इसमें से करंट फ्लो करते करते इसमें जा रहा है, अगर ऐसा होता तो हमेशा ये डिफ्लेक्शन दिखाता रहता। लेकिन ये डिफ्लेक्शन तभी दिखाता है जब हम इसको स्विच ऑन करते हैं या ऑफ करते हैं। बात समझ में आई? तो एक चीज तो क्लियर है कि भाई मैग्नेटिक इफेक्ट से, मैग्नेटिक फील्ड से करंट बनता है, और खास बात यह है कि मैग्नेटिक फील्ड जब चेंजिंग हो
तब करंट बनता है ना। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड चेंजिंग हो तो करंट और वोल्टेज डेवलप होगी, है ना। तो इस चीज़ को अच्छे से अगर समझना है तो हम लोगों को एक और फिजिकल क्वांटिटी पढ़नी पड़ेगी जिसे हम कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। तो एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद फिर हम मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ेंगे। मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ने के बाद हमें और अच्छे से क्लियरिटी समझ में आएगा कि जब हम कॉइल के पास ऐसे मैग्नेट ला रहे थे तब चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड भी थी, कॉइल भी था, उसका एरिया भी था, लेकिन करंट नहीं था। इसका मतलब एक छोटी सी बात और है जिसको समझना जरूरी है, तब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो हम स्टडी करेंगे अब मैग्नेटिक फ्लक्स। फिर हम फैराडे के लॉज को डिफाइन करेंगे। मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम पढ़ते थे, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ बॉडी। किसी भी बॉडी में कितनी फील्ड लाइंस पास करती हैं उसको हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते थे। यहाँ पर भी हम वही कहेंगे कि इट इज अ नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ बॉडी, ठीक है। और इसे डिफाइन कैसे करते हैं, जैसे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को करते थे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो था, दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो था उसको हम कैसे डिफाइन करते थे, उसको हम लिखते थे E डॉट ए या E a cos थीटा, यानी कि A इंटू E cos थीटा कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज अलोंग द एरिया वेक्टर, है ना। ऐसे करते थे ना। तो मान लो ये हमारा एरिया है और ये हमारा एरिया वेक्टर है और ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ठीक है, ये इनका बीच का एंगल है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कंपोनेंट जो एरिया वेक्टर के अलोंग होगा, यानी इसका वो कंपोनेंट जो इस तरफ है E cos थीटा, दैट इनटू एरिया इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सेम टू सेम हम मैग्नेटिक फ्लक्स की भी बात करेंगे। मैग्नेटिक फ्लक्स होगा फाई बी और होगा B डॉट ए, यानी कि बी ए cos थीटा, सेम टू सेम वैसे ही। अच्छा, अब इसके लिए हम वैसे डायग्राम बनाएंगे कि मान लो ये हमारा कोई छोटा सा एरिया है और ये है एरिया वेक्टर और ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और ये है कि बीच में एंगल थोड़ा छोटा बना देते हैं। तो इसका जो कंपोनेंट होगा B cos थीटा और एक होगा B sin थीटा। तो फ्लक्स होगा एरिया इनटू कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग एरिया वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग एरिया वेक्टर, ठीक है। यानी कि हमें केवल वो फील्ड लाइंस लेनी है जो एरिया वेक्टर के अलोंग जाएं या एरिया के परपेंडिकुलर हो। समझ गए? इसका मतलब क्या है कि अगर हमारा ये एरिया है और सारी फील्ड लाइंस इस तरीके से जा रही हैं, दीज आर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और ये एरिया वेक्टर है तो एंगल है 0, तो फ्लक्स होगा मैक्सिमम, फ्लक्स विल बी मैक्सिमम, ठीक है। और अगर इसको अगर हम ऐसे बनाएं कि यहाँ बना लेते हैं कि अगर हमारा ये एरिया है और ये एरिया वेक्टर है और मैग्नेटिक लाइंस इस तरीके से जाए तो एंगल होगा 90 डिग्री, तो फ्लक्स होगा 0, ठीक है। इसका मतलब कोई भी फील्ड लाइंस एरिया को क्रॉस नहीं कर रही बल्कि उसको ऐसे छू के जा रही हैं, इस तरीके से छू के जा रही हैं, ठीक है। जैसे मान लो ये कोई प्लेन है, लाइट ऐसे आ रही है, लाइट फुल फॉल, इसके ऊपर पूरी लाइट गिर रही है तो फ्लक्स मैक्सिमम, क्योंकि पूरी लाइट ऐसे आ रही है। लेकिन धीरे धीरे मैं ऐसे ओरिएंट करूँ, ऐसे ओरिएंट करूँ तो लाइट इसके ऊपर से ऐसे जाएगी, तो इस पर रोशनी नहीं गिरेगी, लाइट इस पर फॉल नहीं करेगी, तो हम कहेंगे इसमें फ्लक्स 0 है। तो अगर फील्ड लाइंस एरिया को क्रॉस करते हुए जाए तो फ्लक्स होता है मैक्सिमम। अगर बिल्कुल एरिया के परपेंडिकुलर या एरिया वेक्टर के अलोंग होगा तो फ्लक्स मैक्सिमम होगा। और अगर फील्ड लाइंस एरिया के अलोंग ऐसे जाएं तो वो फील्ड लाइंस एरिया के अंदर से कभी भी नहीं आ सकती, तो फ्लक्स होगा 0।
तो मैग्नेटिक फ्लक्स को हम डिफाइन करते हैं इस फॉर्मूले की हेल्प से, और मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट होती है वेबर। यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज वेबर या फिर टेस्ला मीटर स्क्वायर। क्लियर है? तो अब हम इस मैग्नेटिक फ्लक्स की हेल्प से समझेंगे जो हमने एक्सपेरिमेंट, फैराडे के एक्सपेरिमेंट अभी हमने पढ़े। ठीक है, तो आज इतना ही करते हैं हम लोग। कल फैराडे के लॉज को हम लोग डिस्कस करेंगे और फिर कुछ और एक्सपेरिमेंट्स हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो बड़ा मजा आएगा। मिलते हैं मंडे को। सी यू बाय देन। ओके।